हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन हिस्ट्री विद टीके में। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं संस्कृत के उन प्रश्नों के बारे में जो कि यूपीटेड एग्जाम 2011 से 2022 तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित पद्य के आधार पर 1 से 5 तक प्रश्नों के सही विकल्प आपको चुनना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पद्य को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर हम देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्क्षीर विवेक के हंसालस्य त्वमेव तनु से चेत, यानी यदि हंस ही जल और दूध को अलग करने का आलस्य करेगा तो ये काम इतनी कुशलता से और कौन कर पाएगा। यहाँ पे नीर का अर्थ है जल और क्षीर का अर्थ है दूध। विश्वस्मिन धुनान्या कुलव्रतम पालिष्यति का, यानी यदि बुद्धिमान तथा समझदार लोग ही अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाएंगे तो दूसरा और कौन निभाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, क्षीर शब्द का अर्थ है, अभी हमने आपसे बात की थी कि क्षीर शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या है, दूध है, जल है, दूध है, दही है, समुद्र है। तो क्षीर शब्द का अर्थ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, दूध। अगला क्वेश्चन है, इस श्लोक में हंस को किस व्रत के पालन की शिक्षा दी गई है। कौन से व्रत के पालन की शिक्षा दी गई है, पतिव्रत, कुल व्रत, धार्मिक व्रत या सत्यव्रत। तो इस श्लोक में हंस को कुल व्रत के पालन की शिक्षा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत श्लोक में कवि ने किसे संबोधित किया है। यहाँ पे पूछा गया है कि इस श्लोक में कवि ने किसको संबोधित किया है, हंस को, नीर को, क्षीर को या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा श्लोक है इसमें कवि ने हंस को संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन है, हंस के किस गुण का वर्णन किया गया है। यहाँ पे पूछा गया कि हंस के किस गुण का वर्णन इस श्लोक में किया गया है, श्वेत वर्ण का, सुंदर गति का, निर्क्षीर विवेक का या मधुर वाणी का। तो हंस के जो निर्क्षीर विवेक है, जो निर्क्षीर विवेक का गुण है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हंस को क्या ना करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि हंस को क्या ना करने का निर्देश दिया गया है, आलस्य, अभिमान, क्रोध और मोह। तो हंस को आलस्य न करने का निर्देश दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दत्त में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे पूछा गया है कि दत्त में कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, यत प्रत्यय। तो दत्त यानी कत इसमें आ रहा है, तो दत्त में हमारा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कत प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें धातु पूछे तो धातु कौन सी दत्त में दा धातु होगी। अगला क्वेश्चन है, सा अत्र तिष्ठेत रेखांकित शब्द में मूल धातु तथा लकार कौन सा है। यहाँ पे तिष्ठेत में मूल धातु और लकार आपको बताना है। तो इसमें कौन सा है मूल धातु और लकार, इस्त धातु लंग लकार, स्था धातु विधिलिंग लकार, तिष्ठ धातु लट लकार या तिष्ठ धातु लोट लकार। तो इसमें हमारी धातु हो जाएगी तिष्ठेत में स्था धातु और लकार कौन सा हो जाएगा, विधिलिंग लकार। स्था यानी क्या होता है, स्था का मतलब ठहरना होता है। और अगर इसमें पुरुष पूछे तो कौन सा पुरुष होगा, प्रथम पुरुष, और ये एक वचन का रूप है। अगला क्वेश्चन है, तल्ले का संधि विग्रह है। यहाँ पे तल्ले का संधि विग्रह आपसे पूछा गया है। तो तल्ले का संधि विग्रह क्या होगा, तत् धन लया, तल धन लया, ता धन लया, तल धन या। तो तल्ले का संधि विग्रह हो जाएगा हमारा तत् धन लया। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ कौन सी संधि का उदाहरण है, तो यहाँ व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, नमा, स्वस्ति, श्वः, स्वधा, अलम और वसट इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। तो नमा, स्वस्ति, श्वः, स्वधा, अलम और वसट इन शब्दों के योग में विभक्ति हो जाएगी हमारी चतुर्थी विभक्ति। इसका एक सूत्र है, क्या कौन सा सूत्र है, नमा, स्वस्ति, श्वः, स्वधा, अलम, वसट योगाच्चा। इसके अनुसार इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, मनोरथा का संधि विग्रह है। यहाँ पे मनोरथ का संधि विग्रह पूछा है, यानी संधि विच्छेद पूछा है। मनोधन रथा, मनोधन रथा, मनसधन रथा या मनोधन था। तो मनोरथा का संधि विग्रह क्या हो जाएगा, मनसधन रथा। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ विसर्ग संधि का सूत्र हसीचा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, वारी शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। यहाँ पे वारी शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप पूछा गया है, वारिणी, वारिणी, वारिणी या वारिणा। यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, बस एक में विसर्ग है, बाकी मात्राएं आपको देखनी है। तो यहाँ पे वारी शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा
आंसर हो जाएगा वारिणी, यानी री और इणी पे दोनों पे छोटी ई की मात्रा आएगी। नहीं, अगला क्वेश्चन है, दूत वाक्यम कृति है भास की, भवभूति की, भारवी की या कालिदास की? तो दूत वाक्यम किसकी कृति है? तो ये महाकवि भास की कृति है। अब जो दूत वाक्यम है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि दूत वाक्यम, इसकी जो कथा वस्तु, दूत वाक्यम की जो कथा वस्तु है वह महाभारत की कथा के उस अंश से उद्धृत है जिसमें श्री कृष्ण क्या करते थे, पांडवों के दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते थे। इन्होंने कुल 13 नाटकों की रचना की। किन्होंने? महाकवि भास ने कितनी नाटकों की रचना की? तो इन्होंने 13 नाटकों की रचना की। और वो 13 नाटक इनकी कौन कौन सी है उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो इनकी नाटक थी स्वप्नवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायण, दरिद्र चारुदत्तम, अभिमार्कम, प्रतिभा नाटकम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, पंचरात्रम, मध्यम योगम, दूत वाक्यम, दूत घटोत्कचम, कर्णभार तथा उरुभंग। अगला क्वेश्चन है, उमेशा शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? यहाँ पे पूछा गया कि उमेशा शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? इको यणची, आद गुणा, खरीचा या तोरली? तो उमेशा शब्द में आद गुण के अनुसार संधि की गई है ना। अगर इसका विच्छेद आपसे पूछे तो ये कहाँ से टूटेगा? माँ के पास से। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उमाधन ईशा। अगला क्वेश्चन है, लोको नियमत इवात्मद सांतरेसु श्लोकांशा स्थित। इस श्लोक का अंश कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे पूछा गया है कहाँ पर स्थित है? मृच्छकटिके, मेघदूते, रघुवंशे, अभिज्ञान शाकुंतले। तो लोको नियमत इवात्मद सांतरेसु श्लोक का अंश अभिज्ञान शाकुंतलम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है? यहाँ पे पूछा गया है कि चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है? अशुद्ध वर्ण विपर्य, अशुद्ध आगम, अशुद्ध वर्ण लोप या अशुद्ध मात्रा भेद। तो चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग अशुद्ध वर्ण विपर्य का दोष कहलाता है। किसका? अशुद्ध वर्ण विपर्य का। इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि जब किसी शब्द के वर्ण आगे या पीछे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? जब किसी शब्द के वर्ण आगे और पीछे हो जाते हैं और एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेते हैं तब वर्ण विपर्य दोष होता है। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश में किससे संधि की गई है? हितोपदेश में किससे संधि की गई है? यहाँ पे पूछा गया कि हितोपदेश में किससे संधि की गई है? वृद्धि रची, झलाम जस झसी, आध गुणा या आकाश वर्ण दीर्घा। तो हितोपदेश में संधि की गई है आध गुण के अनुसार। किसके अनुसार? आध गुण के अनुसार। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ गुण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण? हितोपदेश गुण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भवभूति का संबंध है। यहाँ पे पूछा गया कि भवभूति का संबंध किससे है? मालविकाग्निमित्रम से, रघुवंशम से, अष्टाध्यायी से या उत्तर रामचरितम से? तो भवभूति का संबंध हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, उत्तर रामचरितम से इनका संबंध है। और यहाँ इनका संस्कृत में रचित प्रसिद्ध नाटक है। क्या है? प्रसिद्ध नाटक है जिसके 7 अंकों में भगवान श्री राम के उत्तर जीवन की कथा है। और बाकी 3 ऑप्शन है, इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो मालविकाग्निमित्रम और रघुवंशम ये किससे संबंधित है? ये कालिदास से संबंधित है। और अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बरम का विग्रह है। यहाँ पे पीताम्बरम का विग्रह पूछा गया। तो पीताम्बरम का विग्रह कौन सा है? पीतम च तत् अम्बरम, पीतम अम्बरम यशसा, पीतम अम्बरम येन सा, पीतम अम्बरन यस्मिन। तो पीतम अम्बरम का विग्रह क्या हो जाएगा? पीतम च तत् अम्बरम। क्या हो जाएगा? पीतम च तत् अम्बरम। और यहाँ किसका उदाहरण? तो यहाँ कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम में सर्ग है। यहाँ पे पूछा गया कि किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग है? 19, 18, 17 या 16? तो किरातार्जुनीयम में हमारे सर्ग हो जाएंगे 18 सर्ग। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ महाकवि भारवी द्वारा 7वीं सदी में रचित महाकाव्य है। क्या है ये? महाकवि भारवी द्वारा 7वीं सदी में रचित महाकाव्य है जिसे संस्कृत साहित्य में महाकाव्य वृत्तत्रयी में स्थान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, नाट्य सांख्यम पंचम वेदम यह कथन है। यहाँ पे पूछा गया है कि नाट्य सांख्यम पंचम वेदम यह कथन किसका है? भरत मुनि का, अश्वघोष का, श्रीहर्ष का या शूद्रक का? तो नाट्य सांख्यम पंचम वेदम यह कथन भरत मुनि का है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और नाट्य शास्त्र ग्रंथ भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। यहाँ पे पूछा गया है कि भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय कौन सा है? भुज प्लस तुमुन, भुक प्लस तुमुन, भोज प्लस तुमुन, भुजा प्लस
कत्वा। तो भुक्तु में प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय क्या है, इसमें भुज धातु हो जाएगी और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुज धातु और तुमुन प्रत्यय। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश में संधि है। यहाँ पे पूछा गया है कि हितोपदेश में कौन सी संधि है, दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण। तो हितोपदेश में कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, गुण संधि इसमें हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसे तोड़ेंगे तो ये हित धन उपदेश में टूटेगा, यानी इसमें छोटा आ धन बड़ा ऊ निकलेगा, इसलिए इसमें गुण संधि होगी। अगला क्वेश्चन है ज्ञातवा में कौन सी धातु है। यहाँ पे पूछा गया कि ज्ञातवा में कौन सी धातु है, ज्ञा, ज्ञात, ज्ञ या ज्ञान। तो ज्ञातवा में हमारी धातु हो जाएगी ज्ञा धातु। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें प्रत्यय पूछे तो प्रत्यय कौन सा होगा, ज्ञातवा, यानी कत्वा प्रत्यय इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुष्पम में लिंग है। यहाँ पे पुष्पम में लिंग पूछा गया है, तो पुष्पम में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उपयुक्त सभी लिंग। तो पुष्पम में लिंग हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, नपुंसक लिंग। संस्कृत व्याकरण में 3 लिंगों में से जो एक लिंग होता है वो ना तो पुल्लिंग में होता है और ना ही स्त्रीलिंग का बोध कराता है, इसलिए यहाँ नपुंसक लिंग कहलाता है। तो पुष्पम में कौन सा लिंग हो जाएगा, नपुंसक लिंग। अगला क्वेश्चन है उपेंद्र का संधि विच्छेद है। यहाँ पे पूछा गया है कि उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, उपधन इंद्र, उपधन ऐन्द्र, उपाधन ऐन्द्र, उपधन ऐन्द्र। तो उपेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, उपधन इंद्र, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भानुना में विभक्ति। यहाँ पे पूछा गया कि भानुना में कौन सी विभक्ति है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। तो भानुना में विभक्ति हो जाएगी हमारी तृतीया विभक्ति। और यहाँ कौन से पुरुष में आता है, तो यहाँ उत्तम पुरुष में और एक वचन का रूप होता है। अगला क्वेश्चन है का वर्ण का उच्चारण स्थान है। यहाँ पे पूछा गया है कि का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, तालु, कंठ या ओष्ठ। तो का वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा हमारा कंठ, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें जो सभी ध्वनियाँ आती है, यानी का से लगाकर इंगा तक की जो ध्वनियाँ आती है, इनका सभी का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ से होता है। और एक सूत्र है हमारा अकुह विसर्ग नियानाम कंठा, यानी अर्थात क्या होता है, आ का आ एवं का वर्ग यानी का, खा, गा, घा, इंगा, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। अगला क्वेश्चन है इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है, कहाँ से होता है, 10 कुमार चरितम से, रघुवंशम में, मेघदूतम में या कादम्बरी में। तो इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है रघुवंशम में, किसमें, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में इस वंश की वंशावली प्रस्तुत की, किस वंश की, इक्ष्वाकु वंश की। और इसमें राजा दिलीप और भगवान राम भी है। अगला क्वेश्चन है तेन में विभक्ति है। यहाँ पे पूछा गया है कि तेन में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। तो तेन में कौन सी विभक्ति हो जाएगी हमारी, तृतीय विभक्ति इसमें हो जाएगी। और यहाँ तत्सर्वनाम का रूप है, किसका रूप है, तत्सर्वनाम का रूप है। अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं की जननी है। यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय भाषाओं की जननी क्या कौन सी है, हिंदी, संस्कृत, द्रविड़ या पंजाबी। तो भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है, कौन सी, संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं की जननी है ना। संस्कृत भारतीय ही नहीं विश्व की क्या है, प्राचीनतम भाषा भी मानी जाती है। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।